हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवार्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़। मीन ऐसी मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज़ में सबसे टॉप में जो आती हैं उन्हें हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो एक्टिविटी सीरीज़ में जो लो में जो मेटल्स आ रही थी उन्हें हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड मिडिल में जो मेटल्स आ रही थी उन्हें हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलो आज हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवार्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़। इट मीन्स जो टॉप में जो आ रही है मेटल्स एक्टिविटी सीरीज़ में उन्हें हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, है ना। तो जो हाई रिएक्टिविटी वाली जो मेटल्स होती हैं वह एक्टिविटी सीरीज़ में सबसे टॉप में होती हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विथ कार्बन। तो ऐसी जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे टॉप लेवल पे होती हैं उन्हें हाई रिएक्टिविटी वाली मेटल्स कहते हैं और होती ही हैं। जैसे कि हमने देखा था एल्यूमिनियम, है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, ये हाई रिएक्टिविटी वाली मेटल्स हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विथ कार्बन। तो इन्हें हम कार्बन के साथ हीट करके इन्हें के कंपाउंड से ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन कैन नॉट रेड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि जो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनके ऑक्साइड को यह रेड्यूस नहीं कर पाता है। कौन? कार्बन। अब देखिए टू द रिस्पेक्टिव मेटल्स, दिस इज़ बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन कार्बन। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेटल्स होती हैं वह कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन से ज़्यादा ये एफिनिटी होती है, मतलब कि ऑक्सीजन से ज़्यादा बंधी हुई रहती हैं, कंपाउंड फॉर्म में रहती हैं, इसलिए कार्बन इन्हें रेड्यूस नहीं कर पाता है। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शंस, है। तो ऐसी मेटल्स को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस के थ्रू हम इन्हें ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। फॉर एग्जांपल के लिए क्या बोल रहा है? सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना। तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम्स आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। तो इन्हें हम इनके जो मोल्टन क्लोराइड में, मतलब जैसे कि क्लोराइड के फॉर्म में है, तो इन्हें हम मोल्ट करके, मेल्ट करके, इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम यहाँ से इन्हें ऑब्टेन करते हैं। द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड whereas क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड। तो जब हम ऐसा करते हैं, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो मेटल हमें कहाँ ऑब्टेन होती है? कैथोड पे ऑब्टेन होती है, एंड जो क्लोरीन होता है वो एनोड पे ऑब्टेन होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ एट कैथोड Na++ इलेक्ट्रॉन माइनस इजिकल Na एंड एनोड पे 2Cl माइनस इजिकल Cl2 प्लस 2E माइनस, है ना। तो सोडियम कैथोड पे ऑब्टेन होता है और क्लोरीन एनोड पे ऑब्टेन होता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी प्रकार एल्यूमिनियम को भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक की मेथड से रिडक्शन, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का रिडक्शन करवा के हम इसे यहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो ये हो गया एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवार्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो हमने क्या देखा इसमें? हमने ये देखा कि जो हाई लेवल में जो एक्टिविटी सीरीज में जो पाई जा रही है मेटल्स, वह कार्बोनेट के फॉर्म में ना होकर ऑक्साइड के फॉर्म में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा एफिनिटी प्रदर्शित करती हैं, शो करती हैं। तो फिर हम इसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस मेथड के थ्रू हम यहाँ से मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं। इस प्रकार से हम इसे मोल्टन स्टेज में लेकर आके इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। तो क्या होता है? कैथोड पे हमें मेटल्स प्राप्त होती है एंड एनोड पे क्या प्राप्त होता है? क्लोरीन ऑब्टेन होता है ना। तो इसी प्रकार हम एल्यूमिनियम के का भी हम ऐसा देख सकते हैं। तो अब देखिए रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल मीन धातुओं का परिष्करण। तो देखिए रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है? द मेटल प्रोडक्ट बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। तो क्या बोल रहा है? जो हमने बहुत सी रिडक्शन प्रोसेस में जो हमने मेटल को ऑब्टेन किया है, तो वह मेटल पूरी तरीके से प्योर नहीं होती है। दे कैन कंटेन इम्प्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। तो उनमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होती ही है
तब हम उसे रिमूव करके हम वहाँ से प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी मेथड यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज़ करते हैं ना। रिफाइनिंग का मतलब क्या? उसे साफ करना। जो इम्प्योर मेटल जो हमें ऑब्टेंट हुई है एक्सट्रैक्शंस के थ्रू, तब हम उसे प्योर स्टेज में लाने के लिए बहुत सारी मेथड्स यूज़ करते हैं रिफाइनिंग की। तो उसमें हम मोस्टली यूज़ क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है, मेथड है ना। तो मैनी मेटल्स क्या कह रहे हैं? मैनी मेटल्स सच कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड ETC आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। तो क्या बोल रहा है? कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, है ना। तो ये जैसी मेटल्स हैं, इनकी रिफाइनिंग हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू ही करते हैं। In this process, the impure metal is made the anode and a thin strip of pure metal is made the cathode। तो इस मेथड में क्या होता है? जो impure metal है वह एनोड बनाती है ना, यानी कि एनोड बनाया जाता है impure metal का। और जो बोलना चाहिए जो प्योर मेटल की जो पतली सी स्ट्रिप होती है, परत होती है, उसे हम कैथोड बनाते हैं, है ना। अब देखिए हमने बना लिया। अब देखिए सॉल्यूशंस ऑफ द मेटल सॉल्ट इज़ यूज्ड इज़ एन इलेक्ट्रोलाइटिक। तो और इसमें जो मेटल सॉल्ट जो होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक के रूप में यूज़ करते हैं। द परचेस इज सेट अप ऑन शोन फिगर 3.12। तो जो परचेस जो हमारा होता है उससे हम 3.12 फिगर में आप देख सकते हैं, हमें ऐसा उसे पूरा जमाना है ना। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, जब हम इस इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास करवाते हैं तो क्या होता है? द प्योर मेटल फॉर्म द एनोड। तो प्योर मेटल कहाँ पे बोलना चाहिए ऑब्टेंड होती है? एनोड पे डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक, है ना। तो जो प्योर मेटल है वो कहाँ ऑब्टेंड हो जाती है? हमें एनोड पर प्राप्त हो जाती है। और देखिए एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर metals from the electrolyte is deposed on the cathode। तो क्या बोल रहा है? देखिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं दोनों बोलना चाहिए एनोड और कैथोड के बीच में, तो क्या होता है? जो एनोड में जो स्थित जो इम्प्योर जो मेटल्स होती है ना, वो कहाँ जाती है? इलेक्ट्रोलाइटिक में मिल जाती है। एनोड में जो इम्प्योर मेटल थी हमारी, वो कहाँ चली जाती है? इलेक्ट्रोलाइटिक जो हमने यूज़ किया उसमें मिल जाती है। और इतनी ही क्वांटिटी में जो प्योर मेटल है वह कैथोड में आ जाती है, ठीक है। इतनी ही मात्रा में जो बोलना चाहिए प्योर मेटल है वो कैथोड में आ जाती है। और जो डिज़ोल्व वाली जो इम्प्योरिटीज़ हैं वह जो हमारा जो मिक्सचर है उसमें चली जाती हैं इस प्रकार से। और जो अनडिज़ोल्व जो इम्प्योरिटीज़ हैं वह जो एनोड के जो नीचे तली में क्या हो जाती है? बैठ जाती है। तो यही था। और जो बैठ उसे हम क्या कहते हैं? एनोड पंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड मड कहते हैं। तो यह थी हमारी मेथड क्या? विद्युत अपघटनी परिष्करण या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, है ना। तो ये हो गई हमारी मेथड। अब हम देखेंगे कोरोजन। कोरोजन मीन क्या होता है? संक्षारण। क्या होता है कोरोजन मीन? संक्षारण। तो हमने पढ़ते आए हैं कोरोजन क्या होता है। हमने लास्ट बोलना चाहिए चैप्टर नंबर 2 में भी इसे थोड़ा देखा था, इसमें भी कॉन्सेप्ट आया है। तो चलो देखते हैं कोरोजन क्या होता है। यू हैव लर्न द फॉलोइंग अबाउट कोरोजन इन चैप्टर नंबर 1। हाँ, यह बोला कि मैंने 2 बोला, 1 में पढ़ा है हमने कोरोजन के बारे में थोड़ा बहुत। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है। सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम्स व्हेन exposed to air. This is because it react with sulfur in the air to form a coating of silver sulfide। तो आप देखना जैसे कि यह क्या बोल रहा है कि सिल्वर आर्टिकल्स जो होते हैं वह कुछ टाइम बाद ब्लैक हो जाते हैं। जैसे हम लोग पायल पहनते हैं या इयररिंग पहनते हैं सिल्वर के, तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद वह हल्के हल्के ब्लैक हो जाते हैं, है ना। तो ब्लैक क्यों होते हैं? देखिए दिस इज़ बिकॉज इट रिएक्ट विथ सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो यह इसलिए होते हैं क्योंकि यह एयर में जो सल्फ़र प्रेजेंट होती है, सल्फ़र गैस जो होती है, वह इससे रिएक्शन कर लेती है सिल्वर मेटल और अपने ऊपर सिल्वर सल्फाइड की कोट को चढ़ा लेती है ना। तो इसलिए यह सिल्वर मेटल्स क्या हो जाते हैं? कुछ टाइम बाद ब्लैक हो जाते हैं।
तो आ भी सकता है क्वेश्चन कि कुछ टाइम बाद सिल्वर के जो ऑर्गेनिज्म है, सिल्वर ऑर्गेनिज्म बोल रही आर्टिकल्स जो हैं, है ना, तो यह कुछ टाइम बाद ब्लैक क्यों हो जाते हैं? तो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यह एयर में जो सल्फ़र गैस होती है वह उससे रिएक्शन कर लेते हैं और अपने ऊपर सिल्वर सल्फाइड की कोट चढ़ा लेते हैं, है ना, इसीलिए ये आर्टिकल्स क्या हो जाते हैं? ब्लैक हो जाते हैं। सेकंड देखिए कॉपर रिएक्ट विथ मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड स्लोवली लॉस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन्स टू अ ग्रीन कोट। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज कॉपर कार्बोनेट। अब देखिए कॉपर क्या होता है? कॉपर रिएक्ट्स विथ मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। इसी प्रकार जिस प्रकार से सिल्वर जो होती है एयर में प्रेजेंट सल्फर से रिएक्शन करती है, ठीक उसी प्रकार कॉपर जो होता है एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेता है एंड धीरे धीरे वह रिएक्शन करते करते जो कॉपर की जो शाइनी सरफेस होती है, चमकने वाली जो सरफेस होती है, वह धीरे धीरे ब्राउन होने लगती है ना, और अपने ऊपर ग्रीन कलर की कोट चढ़ा लेती है। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज कॉपर कार्बोनेट। तो यह जो ग्रीन कलर की जो कोट होती है वह क्या होता है? कार्बन कार्बोनेट की कोट होती है। ठीक है, तो ये हो गया कॉपर के बारे में। अब थर्ड देखते हैं आयरन के बारे में। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर्स अ कोटिंग ऑन ऑफ अ ब्राउन फ्लैकी सबस्टेंस कॉल्ड रस्ट। इसी प्रकार आयरन क्या होता है? आयरन भी क्या करता है? एयर में प्रेजेंट कुछ मॉइस्चराइज होता है, मतलब नमी जो होती है उसमें प्रेजेंट रहता है, तो कुछ टाइम बाद वह भी अपने ऊपर एक कोट चढ़ा देता है ब्राउन कलर की, जिसे हम कहते हैं रस्ट, मीन जंग लगना कहते हैं ना। आयरन में क्या होता है? लोहे में जंग लगता है क्या नहीं? तो वही चीज़ है कि वह क्यों लगता है? क्योंकि एयर में प्रेजेंट जो मॉइस्ट मतलब कि जो नमी होती है उससे वह रिएक्शन कर लेता है और अपने ऊपर ब्राउन फ्लैकी कलर की एक सब्सटेंस या कोट चढ़ा लेता है बोलना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं। तो ये हो गया हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं सिल्वर, कॉपर एंड आयरन के, कि सिल्वर अपने ऊपर ब्लैक कलर की कोट क्यों चढ़ाती है, कॉपर अपने ऊपर ग्रीन कलर की कोट क्यों चढ़ा देता है, और रस्ट क्या है ना। तो आप यहाँ से इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन। अब हमें यदि इससे बचना है तो हमें कौन कौन से तरीके या अपनाना चाहिए। देखिए प्रिवेंटेशन क्या क्या है हमारी कोरोजन की। प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन देखते हैं। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लांटिंग, एनोडिसिंग और मेकिंग एलॉयस, है ना। तो कोरोजन से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी, तो जैसे कि आयरन में रस्ट हो गया है तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंट। तो हमें आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम उस आर्टिकल में पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं या एलॉय बना सकते हैं। तो इतनी सारी प्रोसेस होती हैं आयरन को रस्ट होने से बचाने की। अब देखिए गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। तो गैल्वेनाइजेशन इज़ द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन एक मेथड है, इस मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग। एक ऐसी मेथड है जिसमें स्टील और आयरन को रस्ट होने से बचाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। तो देखिए इसमें होता क्या है? बाय कोटिंग देम विथ अ थिक लेयर ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? स्टील या आयरन की मेटल में जिंक की कोट, पतली सी कोट चढ़ाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट रस्टिंग इवन ऑफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। कैन यू रीजन द आउट? तो यदि उस आर्टिकल से अगर जिंक की कोट टूट गई तो फिर से उसमें रस्टिंग हो सकती है ना। तो ये हो गया हमारा गैल्वेनाइजेशन। अब अलॉय क्या है? देखिए अलॉय से का हम कैसे यूज़ करते हैं। अलॉय मीन होता है मिश्र धातु। अलॉइंग इज़ अ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो अलॉय जो होता है बहुत ही अच्छी मेथड होती है मेटल को बोलना चाहिए, उससे कोरोज्ड होने से बचाने की बहुत अच्छी मेथड होती है अलॉय। वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टी बाय द मेथड, है ना। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। एग्जाम्पल, आयरन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल बट इट इज़ नेवर यूज्ड इन द प्योर स्टेट। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें कि जो आयरन होता है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मेटल, लेकिन यह कभी प्योर स्टेट में नहीं पाई जाती है। दिस इज़ बिकॉज प्योर आयरन इज़ वेरी सॉफ्ट, क्योंकि जो प्योर आयरन होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, एंड स्ट्रेच ईजिली व्हेन हॉट, बट इफ़ इट इज़
मिक्सड विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इट बिकम हार्ड, लेकिन जब हम इसमें थोड़ी सी मात्रा में कार्बन को मिक्स कर दें उस आयरन में तो यह हार्ड हो जाता है एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। When iron is mixed with nickel and chromium we get stainless steel। इसी प्रकार जैसे आयरन में हम क्या मिक्स कर दें, निकिल एंड क्रोमियम को मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है वहाँ से, स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यह भी तैयार होता है कि स्टेनलेस स्टील को इसके कौन कौन सी मेटल्स को मिक्स करने से बनता है। तो क्या कौन कौन सी मेटल को मिक्स करने से बनता है, जब आयरन में हम निकिल एंड क्रोमियम को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील, जो कि बहुत ही हार्ड होता है और ये कभी रस्ट नहीं होता है। Thus, if iron is mixed with some other substance, its property change। इसी प्रकार से हम आयरन में यदि अलग अलग मेटल को यूज़ करते हैं तो आयरन की प्रॉपर्टी चेंज होती जाती है। In fact, the properties of any metals can be changed if it mixed with some other substance. The substance added may be metals or non-metals. An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or metals and non-metals। तो इस प्रकार से metals और non-metal को भी मिक्स करके हम इसे alloy बना सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, एलॉय क्या है, एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है जो दो या दो से अधिक मेटल्स या मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल्स एंड दे डिजॉल्व द अदर एलिमेंट्स इन इट डेफिनेट प्रॉपर्टीज। इट इज़ द कूल्ड टू रूम टेम्परेचर, है ना। तो यह हो गया हमारा प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन, और ये क्वेश्चन आता ही है प्रिवेंटेशन किस प्रकार से करते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग आगे क्या बोल रहा है। प्योर गोल्ड नॉन इज 24 कैरेट गोल्ड। जो प्योर गोल्ड जो होता है वो क्या कितना होता है, 24 कैरेट होता है और ये बहुत सॉफ्ट होता है। इट इज़ देयरफॉर नॉट सुइटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो इस प्रकार से यदि हम 24 गोल्ड यूज़ करते हैं तो इससे हम ज्वेलरी को प्रिपेयर नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है ये। अब देखिए, इट इज़ अलॉय विथ एदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड। इस प्रकार से गोल्ड में यदि हम सिल्वर और कॉपर को मिक्स कर दें तो इसे हम हार्ड बना सकते हैं। जनरली इन इंडिया 22 कैरेट गोल्ड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट। तो जनरली इंडिया में ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए कितना गोल्ड यूज़ करते हैं, 22 कैरेट गोल्ड को यूज़ करते हैं। इट मीन्स 22 पार्ट क्या होता है प्योर गोल्ड का और 2 पार्ट किसका होता है, कॉपर एंड सिल्वर का। ठीक है, इस प्रकार से हमारे इंडिया में ज्वेलरीज बनाते हैं या ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। और देखिए आगे क्या दिया है, इफ़ वन ऑफ द मेटल इज़ मरकरी देन द अलॉय इज़ नॉन एज एन अमलगम। इस प्रकार से जो मरकरी जो मेटल होती है यदि हम इसकी अलॉय बनाएं तो उस अलॉय को क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी अलॉय इज़ लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। हाँ, तो क्या बोल रहा है, जो प्योर जो मेटल होती है क्या मरकरी, है ना। तो प्योर मेटल की अपेक्षा जो उसकी अलॉय बनाते हैं हम तो उसकी कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लेस होता है किससे, प्योर मेटल से। फॉर एग्जांपल ब्रेस एंड अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो ब्रेस किस किस का मिक्सचर है, किस किस का अलॉय है, कॉपर एंड जिंक से क्या मिलता है, ब्रेस बनता है एंड जिंक से क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। एंड अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो जो बोलना चाहिए ब्रॉन्ज है वह किससे मिलके बन रहा है, कॉपर एंड टिन से, और ब्रेस किससे मिलके बन रहा है, जिंक एंड कॉपर से। तो ये जो अलॉयस हैं यह उतने ज़्यादा कंडक्टर नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, है ना। इस प्रकार से क्या होता है, सोल्डर एंड अलॉय ऑफ लेड एंड टिन हाउ एज अ मेल्टिंग पॉइंट एंड इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स टुगेदर, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो लेड एंड टिन होता है उससे सोल्डर बनता है। इसी प्रकार इसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत लेस होता है और इसलिए इसका यूज़ किस में करते हैं, वेल्डिंग में करते हैं। तो ये इसमें बस क्या बोल रहा है कि जो अलॉयस होती हैं, है ना, तो अलॉयस जिन जिन मेटल्स से मिलकर बनती हैं तो उन मेटल्स की अपेक्षा अलॉयस की जो मेल्टिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कैसी होती है, कम होती है ना। तो ये हो गया हमने, ये था हमारा लास्ट चैप्टर, बोलना चाहिए लास्ट कॉन्सेप्ट था हमारा कोरोजन से, यानी कि जो अभी हमने क्या पढ़ा, प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।